Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ MPS 001 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जून 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है क्वेश्चन क्या है, रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले किस चीज़ को समझाना है, रूढ़िवादिता के बारे में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो रूढ़िवादिता यानी कि जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। तो रूढ़िवादिता एक सोच है जो चीज़ों को जैसा है वैसा बनाए रखने और मौजूदा जीवन शैली की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने के बारे में है जो समाज का हिस्सा लंबे समय से रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी परंपराएं, ठीक है, और ऐसे जो मूल्य हैं जो समाज में लंबे समय से विद्यमान हैं उनको बनाए रखने के बारे में ये बात करता है। यानी कि कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो समाज में लंबे समय से चले आ रहे हैं और ये कहता है कि हमें जो है उन्हें उनकी रक्षा करनी है। जो भी चीज़ें मौजूद हैं जो जैसा है वैसा बनाए रखना है। ये जो है ये एक सोच है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म यानी कि जो आपका रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादी मानते हैं कि सभी बदलाव अच्छे नहीं होते और वे जल्दी से नए विचारों को अपनाने के बजाय अतीत में जो अच्छा काम किया है उसे बनाए रखना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें लगता है कि जैसा अभी तक चलता आ रहा है वैसा ही चलने देंगे। रूढ़िवादिता के मुख्य विचार यह है कि लोग परफेक्ट नहीं होते, समाज में विभिन्न सामाजिक वर्गों की ज़रूरत होती है और निजी संपत्ति स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा वो कहते हैं। और रूढ़िवादी यह भी मानते हैं कि परंपराएं और धर्म समाज को मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं और प्रगति धीरे धीरे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जो प्रगति है वो कैसे होनी चाहिए गाइज, धीरे धीरे, यानी कि एकदम से जल्दी जल्दी बदलाव को ये सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, बल्कि स्थिरता को ये महत्व देते हैं और सोचते हैं कि शक्ति को संतुलित किया जाना चाहिए ताकि कोई एक समूह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ना बन जाए। ठीक है, तो किस चीज़ की ये बात करते हैं, शक्ति संतुलन की। ठीक है, शक्ति संतुलन की ये बात करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो रूढ़िवादिता स्वतंत्रता को समानता पर, परंपरा को बदलाव पर और व्यवस्था को लगातार सुधारों पर प्राथमिकता देती है। तो ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करनी है। यह अतीत में जो काम किया है उसे बनाए रखने और नए विचारों के साथ सतर्कता से आगे बढ़ने के बारे में है। ठीक है, अब इसके बाद जो है गाइस मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल गूगल पे क्या लिखना है, MPS 001 जून 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वहां से आप पहुंच जाएंगे। हमारी ये वेबसाइट है hindustanknowledge.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा, MPS 001 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स जून 2025। ओके, देन जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, इनके आंसर्स आप बना सकते हैं। उसके अलावा जो है आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ्स का लिंक। ठीक है, MPS 001 हिंदी एंड इंग्लिश, ये पीडीएफ के लिंक है। अभी जब हम आगे और भी क्लासेस अपलोड करेंगे 2, 3, 4 की, तो वो सारी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। यहाँ से आप ये वाले पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जो है इग्नू के असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस वगैरह परचेज करने हैं तो आप जो है हमारी वेबसाइट इग्नू स्कॉलर्स पे आ सकते हैं। उसके लिए बस आपको सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com और आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे और यहाँ से आप सर्च करके भी अपने जो है कोड्स वगैरह को सर्च कीजिए, गेस्ट पेपर्स, PYQ सॉल्यूशंस जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रूढ़िवादिता का अर्थ क्या है इसको समझेंगे। तो रूढ़िवाद की अवधारणा के अनेक अर्थ होते हैं। यह ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो परिवर्तन से संकोच करता है। ठीक है,
तो मान लो कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है किस चीज से डरता है, ये डरता है परिवर्तन से, ठीक है। परिवर्तन से ये व्यक्ति संकोच करता है और ये चाहता है कि जैसी इसकी जीवन शैली चली आ रही है वैसी ही जीवन शैली इसकी आगे भी चलती रहे। रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अधिकतर विरोध करती है बजाय इसके कि नए विचारों को स्वीकार करे। तो नए विचारों को वो स्वीकार नहीं करती। एंड्रयू हैवुड के अनुसार रूढ़िवादी अक्सर यह जानते हैं कि वे किसका विरोध करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते वे किसका समर्थन करते हैं। यानी कि विचारधारा बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, एक विरोधी टाइप की विचारधारा है, क्योंकि इन्हें पता है कि हमें विरोध किस चीज़ का करना है पर यह नहीं पता कि समर्थन किसका करना है। तो इसलिए रूढ़िवाद को एक नकारात्मक विचारधारा कहा जाता है जो बदलाव का विरोध करती है और यथास्थिति को बनाए रखने का पक्ष लेती है। सो रूढ़िवाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है जिसमें लोग बिना विचारधारा को अपनाए परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो क्या करते हैं लोग गाइस, परिवर्तन का विरोध करते हैं। उदाहरण के तौर पर सोवियत संघ में स्टालिनवादियों ने गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध किया, ठीक है। जब हम सोवियत संघ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब सोवियत संघ जो है एकदम से बिखर रहा था उस टाइम पर गोर्बाचेव ने कुछ सुधार लेकर आए वो, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नए सुधार लाने का प्रयास किया। तो उस टाइम पर वहां पर भी कुछ ऐसे रूढ़िवादी थे जिन्होंने उनका विरोध किया, ठीक है। रूढ़िवाद एक मानसिकता से अधिक है, यह अनुभव और वास्तविकता पर आधारित तर्कों से जुड़ा होता है, ना कि केवल सिद्धांतों पर, ठीक है। किससे जुड़ा होता है? तर्कों से जुड़ा होता है, ना कि केवल सिद्धांतों पर। यह एक खास तरह की राजनीतिक विश्वासों पर आधारित होता है जो मानव स्वभाव, समाज और राजनीतिक मूल्यों के बारे में होते हैं। इस दृष्टिकोण से जैसे उदारवाद और समाजवाद, रूढ़िवाद को भी एक विचारधारा के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे समाजवाद होता है और आपका उदारवाद होता है, उस तरीके से ये एक विचारधारा है, ठीक है। मानसिकता से ये अधिक है। अब जो है यहाँ पर कर्क के बारे में बता रखा है कि रसलन कर्क ने क्या कहा है इसके बारे में। तो ये कहते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मानवता की पुरानी नैतिक परंपराओं को बनाए रखना है और रूढ़िवादी परंपराओं, कानूनों, स्थापित प्रथाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं जो समाज में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सारा यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है ना, अगर आपको अपने आंसर में ना जो अलग अलग आपके थिंकर्स हैं उनके विचार भी ज़रूर बताने हैं, क्योंकि ये सब देखो बुक में भी गिवन है। सो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप जो है अपना आंसर बना बना के लिख रहे हैं या फिर आपने कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने आंसर में दी है। तो इस तरीके से जो है आप थिंकर्स के विचारों को भी ज़रूर इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। एडमंड बर्ग के द्वारा यह कहा गया कि संरक्षण की इच्छा रूढ़िवादी विचारधारा का मुख्य सार है। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, संरक्षण की इच्छा जो है इसका क्या है, मुख्य सार है, चीज़ों को संरक्षित करके रखना। यानी रूढ़िवादी लोग समाज की मौजूद संरचनाओं और परंपराओं को बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सभी रूढ़िवादी इस लक्ष्य को समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं मानते। अब हम यहाँ पर इसको दो प्रमुख तरीकों से समझेंगे। एक होता है आपका सत्तावादी रूढ़िवाद और एक होता है आपका क्रांतिवादी रूढ़िवाद, ठीक है। तो सत्तावादी रूढ़िवाद को आपको बताना है तो ये रूढ़िवाद का एक रूप है जो बदलाव को स्वीकार नहीं करता। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक व्यवस्था को बनाए रखना है और कभी कभी यह पुराने समय की ओर लौटने का प्रयास करता है, ठीक है। क्या करता है? पुराने समय की ओर लौटने का प्रयास करता है। इसे प्रतिक्रियावादी कहा जाता है क्योंकि यह परिवर्तन का विरोध करता है और समाज में स्थिरता और परंपराओं को बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक है। क्या करता है? समाज में स्थिरता और परंपराओं को बनाए रखने की ये कोशिश करता है। फिर हम यहाँ पे अगर उदाहरण की हम बात करते हैं तो आप इसमें जो है फांसीवादी इटली का उदाहरण दे सकते हो। जब इटली में जो मुसोलिनी ने अपना जो है फांसीवादी शासन वहाँ पे शुरू किया था, ठीक है, तो मुसोलिनी ने इटली को एक मजबूत, केंद्रीकृत और सत्तावादी राज्य में बदलने की कोशिश की जहाँ पारंपरिक संरचनाओं और पुरानी इतालवी सभ्यता के प्रतीकों को फिर से स्थापित किया। उन्होंने लोकतांत्रिक और उदारवादी विचारधाराओं का विरोध किया, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मुसोलिनी थे वो लोकतंत्र का विरोध करते थे और वो उदारवाद का भी, ऐसी विचारधाराओं का वो विरोध करते थे और वो चाहते थे कि जो पुरानी इतालवी सभ्यता थी, ठीक है, उस टाइप से चीज़ें वापस हो जाएं। उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की। तो इस प्रकार का रूढ़िवाद परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता और पुरानी परंपराओं और संरचनाओं को बचाने का प्रयास करता है, चाहे इसके लिए कठोर कदम ही उठाने पड़े। तो दूसरा फिर क्या है? दूसरा आपका क्रांतिकारी रूढ़िवाद है।
तो रूढ़िवाद में कुछ क्रांतिकारी बदलाव होते हैं। अब हमेशा जो है क्रांति का मतलब ये ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि जब क्रांतियाँ होती हैं तो लोग जो हैं आगे बढ़ जाते हैं। पर जो ये क्रांतिकारी रूढ़िवाद है इसमें क्या होता है, ये क्रांति इसलिए करते हैं क्योंकि ये पुराने समय में लौटना चाहते हैं। ठीक है, यह विचारधारा मानती है कि समाज में बड़े बदलावों की आवश्यकता है। ये कहेंगे कि हाँ बदलावों की आवश्यकता है, पर वो बदलाव कैसे होंगे, वो बदलाव होंगे पुराने और पारंपरिक मूल्य होंगे, ना कि कोई नए बदलाव होंगे। तो इसमें आप ईरानियन रेवोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं कि 1979 में ईरान में हुई क्रांति एक क्रांतिकारी रूढ़िवाद का उदाहरण है। इस क्रांति में ईरान के शासक शाह की तानाशाही के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। ईरान के शासक शाह की तानाशाही के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। हालांकि यह एक क्रांति थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, याद रखेंगे। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, पुराने पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों और एक धार्मिक सरकार की स्थापना का इसका उद्देश्य था। ठीक है, और ये जो है आयतुल्लाह खोमैनी और उनके अनुयायी चाहते थे कि ईरान एक धार्मिक पारंपरिक इस्लामी राज्य बने जिसमें पश्चिमी प्रभाव को पूरी तरह से नकारा जाए। ठीक है, तो ईरानी क्रांति का जो एक मेन उद्देश्य हम कह सकते हैं वो क्या है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराना धर्म, पारंपरिक चीज़ों पे लौटना, और जो आप कह सकते हो कि पश्चिमी जो प्रभाव है उसको पूरी तरीके से नकारना। तो इस प्रकार के रूढ़िवाद में बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन इन बदलावों का लक्ष्य समाज को पुराने समय की पारंपरिक संरचनाओं में लौटाना होता है। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे आप राष्ट्रवाद के बारे में समझेंगे और राष्ट्रवाद का जो है वर्णन आपको अपने शब्दों में यहाँ पे करना है। ठीक है, सो इसको देखेंगे तो क्या है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को समझने का मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति गर्व, ठीक है, अपने देश के प्रति गर्व होना, अपनी मातृभूमि और अपने लोगों के प्रति प्रेम होना ही राष्ट्रवाद कह सकते हैं आसान भाषा में। तो राष्ट्रीयता एक जटिल घटना है जिसके मूल मानव स्वभाव में और एक लंबे इतिहास में निहित है, लेकिन यह मुख्य रूप से एक आधुनिक विकास है। इसे एक समूह से जुड़ने के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है कि हम किसी समूह से जुड़ जाएं। ठीक है, किसी समूह से जुड़ जाएं जो अक्सर सामूहिक अहंकार, बाहरी लोगों का डर और अपने मातृभूमि और लोगों के प्रति प्रेम से प्रेरित होता है। अब यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो कि जैसे मान लो हम भारत में रहते हैं, सो हम भारत के जो लोग हैं, हमें जो है हम सभी को अपनी मातृभूमि पे गर्व है, अपने लोगों के प्रति हमें प्रेम है, और हम सभी एक समूह का हिस्सा हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो राष्ट्रीयता दो मुख्य कार्य करती है, एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में जो राज्य और राष्ट्र के बीच सामंजस्य की वकालत करती है। ठीक है, पहली क्या देखो, इसको आपको लिखना भी है, राष्ट्रीयता दो मुख्य कार्य करती है। पहला कार्य एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में, कि ये एक राजनीतिक विचारधारा है, एक पहचान का स्रोत है। ठीक है, जो साझा अतीत, संस्कृति और क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, जिन व्यक्तियों का जो अतीत है वो साझा है, वो व्यक्ति एक है। राष्ट्रीयता का सिद्धांत यह सवाल उठाता है कि एक सामान्य मातृभूमि और संस्कृति से जुड़ाव राज्य के निर्माण के लिए राजनीतिक मांगों में कैसे बदल सकता है। राज्य की प्राप्ति के लिए हिंसा को वैध कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब भी कोई देश अपने राज्य की प्राप्ति करना चाहता है, मान लो, तो वो क्या करते हैं, वो हिंसा करते हैं, है ना, हिंसा भी करते हैं वो। और हिंसा को हम वहाँ पे वैध भी मानते हैं कि अब अगर हिंसा हो रही है तो वो हिंसा वैध क्यों कहलाती है, क्योंकि वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, इस वजह से। तो जो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं राज्य की प्राप्ति के लिए हिंसा को वैध ठहराता है। राष्ट्रीय विचारधारा और नेताओं की भूमिका क्या है और कैसे राष्ट्रीयता विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों को एकजुट कर सकती है, हम ये भी देखते हैं कि एक ही देश में हम क्या देखते हैं कि विभिन्न सामाजिक वर्ग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, पर वो आपस में एकजुट महसूस करते हैं। ठीक है, तो यह केवल शासक वर्गों का उपकरण नहीं है, बल्कि यह लोगों को यह महसूस कराने का तरीका है कि उनके पास एक सामान्य पहचान और उद्देश्य है। फिर आपको राष्ट्रीय पहचान के बारे में लिखना है इस आंसर में। तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीयता का अध्ययन यह समझने से जुड़ा है कि राष्ट्रीय पहचान क्या है, यानी एक व्यक्ति कैसे किसी विशेष समुदाय से जुड़ता है और खुद को दूसरों से अलग समझता है। जैसे भारत के लोग हैं, अब भारत में सभी लोग जो हैं अपने आप को भारतीय कहते हैं, एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को दूसरे देशों के लोगों से अलग समझते हैं।
हेज ने राष्ट्रीय चेतना और पहचान के उदय के लिए 7 कारकों की पहचान की है। तो ये कौन कौन से 7 कारक हैं, जिसमें आपके भाषाई कारक होते हैं, राजनीतिक कारक, आर्थिक, धार्मिक, ये सब होते हैं, ये सब आप बताएंगे। फिर ऐतिहासिक रूप से परिवार और रिश्तेदारी, पहचान और वफादारी का पहला संकेत था। जब हम इतिहास में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वफादारी और पहचान जो है वो कहाँ से आती थी, इंसान के परिवार से आती थी, उसके रिश्तेदारों से आती थी, जो मध्य युग में एक निश्चित क्षेत्र से जुड़े बड़े समूहों में विकसित हुआ। बाजारों, व्यापार, युद्धों और राज्य के बढ़ते प्रभाव के साथ राष्ट्रों और राष्ट्रीय पहचान का फिर निर्माण हुआ। फिर आप इसमें जो है गुइबर्नो के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो ये भी आपके जो है यूनिट में दे रखा था। गुइबर्नो के जो उन्होंने जिन 3 मुख्य कारकों की पहचान की है, ये आप ज़रूर बताएंगे, ये तीनों कारक, जिसमें आप देखते हैं कि राष्ट्रीय पहचान का जब निर्माण होता है तो उसमें मुद्रण, स्थानीय भाषाओं का विकास होता है, दूसरा राष्ट्र और संस्कृति के बीच एक संबंध बनता है, और लोगों के सामान्य प्रतीक और अनुष्ठान, जैसे कि हम देखते हैं कि सबका सामान्य, हम देखते हैं कि भारत का झंडा है, राष्ट्रीय गान है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्र और संस्कृति के बीच में एक संबंध भी स्थापित है। मुद्रण, जब चीज़ें छपने लग जाती हैं, है ना, छपने लग जाती हैं, अखबारों में लोग पढ़ते हैं, स्थानीय भाषाओं में छपने लग जाता है, तो जो है लोग जो है बहुत कुछ चीज़ें समझ पाते हैं। मुद्रण प्रेस के आविष्कार और स्थानीय भाषाओं के बढ़ने से समुदाय से जुड़ने की भावना का निर्माण हुआ। यह एक साझा भाषा और संस्कृति, जिसे शिक्षा और साक्षरता से बल मिला, ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। जब राज्य एक भाषा और एक चीज़ देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्या, जब राज्य एक भाषा और संस्कृति को थोपता है तो यह एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध जो है जुड़े होते हैं, है ना। अभी आप जो है राष्ट्रीय पहचान के बारे में और क्या क्या अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे वो आप देख लीजिए। इससे पहले मैंने आपको जो समझाया है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो हमने पहले राष्ट्रवाद के बारे में एक डेफिनेशन दिया, देन हमने उसके कुछ कार्य बताए कि वो क्या जो है कार्य करता है, कैसे वो हिंसा को वैध ठहराता है, कैसे लोगों को एक समूह का हिस्सा, एक सामान्य पहचान के बारे में सिखाता है, पुराने समय में राष्ट्रीय पहचान कैसे रिश्तेदारी और परिवार से जुड़ी हुई थी, हेज ने कौन कौन से 7 कारक दिए हैं आप वो बताएंगे। फिर आप गुइबर्नो के जो है राष्ट्रीय पहचान के निर्माण वाले, ठीक है, कि निर्माण वाले जो है 3 कारक आपको वो ज़रूर बताने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय पहचान सीधे तौर पर सवाल से जुड़ी होती है। किस सवाल से, मैं कौन हूँ। यह एक व्यक्ति की सामाजिक और मानसिक स्थिति को परिभाषित करता है। पहचान ऐतिहासिक जड़ों, समय के साथ निरंतरता और विभेदन, साझी संस्कृति और एक निश्चित क्षेत्र से जुड़ाव, इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या है, पहली चीज, राष्ट्रीय पहचान सीधे तौर पर किस सवाल से जुड़ी है। सवाल ये है कि मैं कौन हूँ। जब भी हम किसी राष्ट्र से जुड़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ। भारत के लोग भारतीय होते हैं। यह एक व्यक्ति की सामाजिक और मानसिक स्थिति को भी परिभाषित करता है। पहचान ऐतिहासिक जड़ों, अब हमारी पहचान कैसे बनती है कि हम ऐतिहासिक तौर पे कहाँ से जो है, हमारी क्या जड़ें रही हैं, इतिहास में हम कहाँ रहते रहे हैं, कहाँ के हम हैं। राष्ट्रीय पहचान 3 कार्य करती है, इसको समझेंगे। कौन से 3 कार्य हैं। पहला कार्य क्या है, यह व्यक्तियों को राजनीतिक निर्णय लेने में मदद करती है। यह समान संस्कृति में अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति देती है, और यह व्यक्तियों को एक ऐसी सत्ता से जुड़ने की शक्ति देती है जो उन्हें पार करती है। ठीक है, समझ में आया कि क्या है राष्ट्रीय पहचान के 3 कार्य। आपको बताना है कि व्यक्तियों को निर्णय लेने में मदद करती है, पहला। फिर जो है लोगों को, जो लोग जिनकी संस्कृति समान है, ठीक है, जिनकी संस्कृति समान है, उनके साथ संबंध स्थापित करने में मदद करती है, और व्यक्तियों को एक सत्ता से जुड़ने की शक्ति देती है। राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में प्रतीक वगैरह देखो इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे अभी आप देखोगे कि हमारे देश का झंडा हो गया, ये सारे ना हमारे प्रतीक होते हैं। तो प्रतीकों और अनुष्ठान जो है, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये समुदाय से जुड़ने की चेतना को मजबूत करते हैं। प्रतीक जैसे ध्वज विशेष भावनात्मक संबंध और यादें उत्पन्न करते हैं, जो विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से लोगों को एकजुट करने में मदद करते हैं। अनुष्ठान और प्रतीक समानता को बढ़ाते हैं, समूह एकजुटता उत्पन्न करते हैं, और राष्ट्र के प्रति जुड़ाव की भावना। ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है, ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस लास्ट पैराग्राफ में हमें जो है जुड़ाव की भावना के बारे में बताना है
कि राष्ट्रीयता केवल तर्कपूर्ण विचारों से नहीं बनती गाइस, बल्कि उसमें हम क्या देखते हैं कि लोगों में आपस में जुड़ाव होता है, लोग आपस में भावनात्मक तौर पर भी जुड़े होते हैं। राष्ट्रीयता का एक यह दोहरा रूप शांति और लोकतांत्रिक आंदोलनों के रूप में एक राष्ट्र की स्वीकृति और विकास की ओर ले जा सकता है, या यह जातिवाद में बदल सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, आने वाले समय में जो है हम लेकर आएंगे आपके लिए रिवीजन क्लासेस। अभी जो है हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम रिवीजन क्लासेस लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको ज़रूर जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो जब भी न्यू क्लासेस आएंगी तो फिर आप वहाँ पे जाके देखेंगे। एग्जाम से पहले हम ज़रूर लेकर आएंगे 2 और 3 क्लासेस, जिसमें आप रिवाइज करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप जो है डाउट्स वगैरह जो भी होंगे वो भी आपके वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। और चैनल पे जो पुराने वीडियोज़ हैं एमपीएस के, उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो हम डिस्कस करते हैं।